गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग दो आमिर जी। मिनट 2 मिनट और वेट करते हैं, फिर अपन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। श्योर ये श्योर। एक्चुअली हमारा एक बहुत स्पेसिफिक ग्रुप है जहां हम लोग जो लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरव्यू का कॉल उनको इस बार आएगा, तो वही लोग इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो हम ओके। काफ़ी पोस्ट मेंस जो है, हम काफ़ी टाइम से जो इंटरव्यू के स्टेप्स हैं, जिसमें डेफ की बात हो गई या किस तरीके से अप्रोच करना है, आंसर कैसे बोलने हैं, क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, इन पे काफ़ी लंबे समय से जो है प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो हम यहाँ करते ही हैं कि हम क्वेश्चंस जो है शेयर करते हैं, और उसके बाद जो एस्पिरेंट्स हैं वो अपने आंसर्स रिकॉर्ड करके वीडियो या ऑडियो के फॉर्म में यहाँ शेयर करते हैं। तो जिससे पीयर रिव्यू भी होता है और हम लोग भी जो अपने इनपुट्स हैं वो उनको देने में कंटिन्यूसली देते हैं। वेरी गुड, ये तो काफी तो अच्छा इनोवेशन लग रहा है। ये हमारे टाइम पे भी हो जाता तो थोड़ा फायदा हो जाता हमें। अब चलो। आपके एक्सपीरियंस का फायदा हम लोगों को होगा कि आपने जो प्रोसेस से जिस प्रोसेस से आप निकले हैं, और जो तरीके तरीके के अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके के इंटरव्यूज पैनल्स आपने देखे हैं, तो उसका एक्सपीरियंस जो है वो आई एम श्योर कि बहुत हेल्पफुल रहेगा आज के लिए हमारे साथ जरूर, में। मैं जितने भी मेरी तरफ से हो सकता है मैं वो सारी बातें बताने की कोशिश करूंगा जो एक एस्पिरेंट को जाननी चाहिए, और जो मुझे लगता है कि ऐसा करने से इंटरव्यू में अच्छा स्कोर किया जा सकता है, मैं उनको जरूर शेयर करना चाहूंगा। तो मैं जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबको एक बार सर के बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आप राम सिंह गुर्जर सर हैं, और आप आर एस 2018 बैच में प्रॉपर आर एस सर्विसेज में सेलेक्टेड हैं। अभी ओटीएस में अंडर ट्रेनिंग है। उससे पहले सर जो हैं वो डीपीएस डब्ल्यू डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर एंड प्रोबेशन ऑफिसर के पोस्ट पे थे। तो आर एस 2016 बैच में भी आप सेलेक्टेड हैं। इसके अलावा मतलब एक्चुअली क्या है कि सर का प्रोफाइल इतना लंबा चौड़ा है कि अपन 5-10 मिनट तो सर के बारे में ही बात करते हैं। इसके अलावा सर जो है नहीं, एसीएस। जब तक आपके बाकी कैंडिडेट्स जुड़ते हैं तब तक मैं ऐड कर देता हूँ इसमें, आप बोल रहे हाँ, होंगे। हाँ, हाँ सर। देखिए आप मेरी खुद खुद से। जर्नी मैंने, हाँ हाँ, जी जी मैं प्लीज। सीकर जिले से हूँ। सीकर के नीम का थाना से हूँ। और फिलहाल मैं एसडीएम की ट्रेनिंग कर रहा हूँ ओटीएस में। मेरी जर्नी 10+2 के बाद शुरू हो गई थी। मैंने इंडियन नेवी में ज्वाइन कर लिया था। एज ए आर्टिफिशियल अप्रेंटिस होता है, वो टेक्निकल एंट्री होती है, वो ज्वाइन किया मैंने। वहाँ 8 साल सर्विस की। उसके बाद मेरा असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ में सिलेक्शन हो गया था, तो मैंने नेवी छोड़ दी और बीएसएफ के लिए आ गया। और इसी दौरान मेरा आरएएस 2016 में भी आरएएस अलाइड में हो गया था, जो जिला समाज कल्याण अधिकारी बोलते हैं जिसको। और आरएएस 2018 में मुझे प्रॉपर आरएएस में चयन हो गया। और एक बार मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू भी दिया है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। असिस्टेंट कमांडेंट के इंटरव्यू मुझे काफी अच्छे मार्क्स मिले थे। इस बार भी आरएएस के इंटरव्यू में काफी अच्छे ही हैं। और लेकिन ये आईएएस के इंटरव्यू मुझे एक बार कम मिले, और पिछली बार आरएएस में भी थोड़े कम मिले। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मुझे क्या लगता है कि कौन से रीजन रहे होंगे जिनकी वजह से कम मिले, और यदि कभी अच्छा स्कोर रहा तो मैंने ऐसा क्या किया था कि अच्छा है। तो उसके आधार पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, तो मुझे उम्मीद है कि काफी लोगों को कुछ कुछ सीखने को मिलेगा। सर आई एम श्योर कि आपका जितना वेरिड एक्सपीरियंस है उससे जो लर्निंग्स आपने गैदर की होंगी वो हमारे लिए और इस ग्रुप के लिए वाकई में बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली हैं। क्योंकि इंटरव्यू एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कि एक मेजर जो रोल है वो सिलेक्शन में प्ले करता है। जो लोग मेंस सेलेक्ट होते हैं उसमें से ऑलमोस्ट सभी लोग कमतर मतलब एक 19-20 का डिफरेंस रहता है, बाकी उनमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता नहीं है। तो वो अपने आप को किस तरीके से इंटरव्यू बोर्ड के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से वो अपने विचारों को, अपनी जो लर्निंग्स हैं उनको वो शेयर करते हैं, उस पर हमें लगता है कि बहुत डिपेंड करता है कि उनका फाइनल जो मार्क्स है या जो रैंकिंग है वो कैसी रहती है। हालांकि इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि मेंस का जो एस्पेक्ट है, मेंस का भी रोल फाइनल सिलेक्शन में बहुत क्रूशियल रहता है।
बट इंटरव्यू एक अपने आप में एक डिफरेंट बॉल गेम। तो सबसे पहले बात शुरू करने से आगे बढ़ने से पहले ही सबसे एक बेसिक सी जो चीज है वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, कि यस सर। ये डाउट और मतलब ये क्यूरोसिटी लोगों को रहती है कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें और क्या करें, मतलब उसको कि जिससे कि हम इंटरव्यू में अच्छा स्कोर कर पाए। बिकॉज मेंस और प्रीलिम्स में तो हमारे पास में सिलेबस होता है, हमारे को एक डायरेक्शन पता होती है, हमारे को ये पता होता है कि आंसर राइटिंग करिए, ऐसे आंसर लिखिए, इतने प्रैक्टिस करिए। पर इंटरव्यू के बारे में एक बिल्कुल ब्लैक बॉक्स टाइप का सिस्टम, जिसके बारे में ना तो कोई प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, ना कोई कोचिंग या जो एरियाज हैं जहाँ पे लोगों को ट्रेन किया जा सके, ऐसे एवेन्यूज बहुत कम होते हैं, जो कि एक चैलेंजिंग, मतलब एक न्यूबी के लिए तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है, और जो जिसने इंटरव्यू दिया हुआ भी होता है उसको भी अपनी कमियां आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसके बारे में आप सबसे पहले तो आप ये बताइए कि मतलब इंटरव्यू के लिए तैयारी करें कैसे, क्या करें, मतलब चीजें क्या करनी चाहिए बेसिक। देखिए, इंटरव्यू का मेरे हिसाब से बहुत बड़ा रोल रहता है। उसका एक रीजन तो ये है कि मेंस क्वालिफाई करने के बाद यदि इंटरव्यू में स्कोर कम रह जाता है तो आपका सिलेक्शन तो हो सकता है यदि मेंस में अच्छा किया है तो। लेकिन जिनको टॉप रैंक बोलते हैं ना, जैसे यदि आरएएस की तैयारी कर रहे हो तो एसडीएम बनना बहुत मुश्किल हो जाता है यदि इंटरव्यू में नहीं आया तो। सेम यूपीएससी में है कि आईएएस मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इम्पोर्टेंस तो इसका ऑफ कोर्स है ही। तैयारी की ये बात है कि इसकी अलग अलग स्तर पे की जा सकती है। सबसे पहले तो जैसे अपने बारे में बहुत अच्छे से तैयारी करो, जिसको हम डैफ बोलते हैं, ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म। तो उसमें अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स रहती है कि आप कहाँ से हो, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है, आप पहले से किसी सर्विस में हो क्या। तो उन सब के बारे में आप अच्छे से करो। इसके साथ हमेशा करंट अफेयर्स को लेके चलना चाहिए, क्योंकि उनके बोर्ड मेंबर के पास आप इमेजिन करो कि एक वीक के बाद क्या है, क्वेश्चंस खत्म होने लग जाते हैं। फिर वो या तो डेफ से पूछते हैं या करंट अफेयर्स की कोई बहुत ज्यादा अच्छी चीजें चल रही होती हैं उनके बारे में पूछते हैं। तो करंट अफेयर्स लगातार न्यूज़पेपर पढ़ते रहने चाहिए और अपने बारे में बहुत अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। सबसे मेन तो यही रहता है। उसके बाद तो खैर धीरे धीरे आता है कि कॉन्फिडेंस चाहिए, तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करो, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे प्रोवाइड करा रखे हैं। अपने जो साथी हैं उनके पीयर ग्रुप्स बना लो। और आजकल तो जैसे आपने ऑनलाइन शुरू कर रखा है, यदि इसमें आप देते हो क्वेश्चंस फिर वो उनके आंसर्स देते हैं, तो ये तो बहुत अच्छा है। यदि रेगुलर जुड़े रहते हैं तो इससे कॉन्फिडेंस लेवल अलग हो जाता है। आरएएस की तैयारी के दौरान हम लोगों ने भी जैसे एक ऑनलाइन ग्रुप बना लिया था। उसमें शाम को 8 बजे के आसपास डिस्कस करते थे। उनमें जैसे आप यहाँ मेंटोरशिप कर रहे हैं, ऐसे में हमारे में एक दो सीनियर लोग थे, वो मेंटोरशिप करते थे, हमें बताते थे कि ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए। और कुछ हम आपस में भी शेयर करते थे। तो ये सब तरीके हैं। और दूसरा देखो, मैं कुछ बेसिक बातें बताना चाहूंगा कि जैसे कई बार क्या है, एक बार इंटरव्यू में कम मार्क्स आ जाते हैं तो कैंडिडेट के दिमाग में आ जाता है कि क्या मेरी पर्सनैलिटी खराब है क्या, मेरे को कम बोलना आता है क्या। मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैं ये कहना चाहूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस दिन आप एग्जाम देने जा रहे हो इंटरव्यू का, उस दिन आपका बॉडी लैंग्वेज क्या रहता है, आप कितने कॉन्फिडेंस में रहते हो, कुल मिला के ये कहते हैं कि आपका दिन कैसे गया, उस पर डिपेंड करता है। मैंने बताया असिस्टेंट कमांडेंट के इंटरव्यू में मुझे वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स मिले पूरे इंडिया में। और उसके जस्ट एक साल बाद मैंने यूपीएससी का आईएएस का इंटरव्यू दिया तो उसमें कम रह गई। लेकिन जब मैं अब सोचता हूँ कि क्या सिर्फ 8 महीने के बाद मेरी पर्सनैलिटी डाउन हो गई थी क्या, तो उसका रीजन ये रहा कि मेरे कम आने का था कि उस दिन मैंने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था जितना असिस्टेंट कमांडेंट ने किया। तो जो मार्क्स होते हैं वो पूरे परफॉर्मेंस बेस्ड रहते हैं। तो आपके दिमाग में यदि ये पहले से है कि मैं कम अच्छा बोलता हूँ या लास्ट टाइम मेरे कम आए थे, बाकी लोग अच्छा बोल लेते हैं या कोचिंग वालों ने अच्छा नहीं बताया, इन सबको बिल्कुल भूल जाना चाहिए। जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू बोर्ड के सामने आप जैसा परफॉर्म करेंगे वैसे ही आपके नंबर आने हैं। लेकिन वो सिर्फ आधा घंटे का या 15 मिनट का जो है, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए वो पिछले 1 डेढ़ महीने या 2 3 महीने से कंटिन्यू आपको जुड़े रहना पड़ेगा, अच्छा बोलना पड़ेगा, करंट अफेयर्स पे अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी। उसी से कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आपकी परफॉर्मेंस बेहतर है। बाकी आप पूछते रहो, लगातार मैं बोलता रहूंगा तो ठीक नहीं। नहीं, इसमें बिल्कुल आपने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया कि किस तरीके से एक इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए या किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। आपने सर जैसे इसमें कहा कि डैफ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब जो आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर आपके खुद के बारे में जो पर्टिकुलर्स आपने दिए हुए होते हैं, वो फाइनल स्कोर में या फाइनल इंटरव्यू में आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने डैफ पे कितना अच्छा उसको
प्रेजेंट करते हैं। कई बार ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है कि आपका पूरा इंटरव्यू जो है वो डेस्क पे ही चला जाता है। पर लोगों को सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो कंफ्यूजन ये होता है कि कितना पढ़ें, क्योंकि अब इसकी तो कोई लिमिट नहीं है। अगर हम जयपुर के बारे में ही पढ़ना शुरू करें तो जयपुर के इतिहास से लेके, जयपुर के इकोनॉमिक्स से लेके जयपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें हम कंटिन्यूअसली चीजें पढ़ सकते हैं और नई नई इंफॉर्मेशन रोज इकट्ठा कर सकते हैं। अब हाँ। प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम आती है यहाँ पे वो यही आती है सर कि हमें बाउंड्रीज आइडेंटिफाई करना जो है ये पता नहीं होता है कि किस तरीके से हम अपनी बाउंड्री, पढ़ने की बाउंड्री सेट करें और कितनी चीज हमारे लिए सफिशिएंट होगी जानना फॉर एग्जाम में, अच्छा इंटरव्यू में अच्छा करने के लिए। देखिए, जब भी अपने को बाउंड्री डिसाइड करनी हो तो मेरा ये मानना है कि आप अपने आप से बेसिक क्वेश्चन पूछ के देखो। जैसे आपने जयपुर का एग्जाम्पल लिया तो मैं जयपुर के बेस पे बताता हूँ कि वो हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई कैंडिडेट यदि सामान्यतः जयपुर में रहे तो उसको क्या क्या पता होना चाहिए। यदि मैं 5 साल से जयपुर में रह रहा हूँ तो फिर ये उम्मीद करेंगे वो लोग कि वहाँ पे जो फेमस टूरिस्ट प्लेस हैं उनके बारे में मुझे पता रहेगा, वहाँ पे जो सचिवालय वगैरह किधर है वो रहेगा, कि किस एरिया में कौन सा है, यहाँ पे ग्रेटर किधर है, हेरिटेज किधर है, नगर निगम वगैरह। मतलब जो बेसिक आइडियाज रहते हैं, बस कौन सी चलती है, मेट्रो चलती है क्या, उसकी सर्विसेज कहाँ से कहाँ तक है, मतलब जो सामान्य आदमी को जरूरत पड़ती है ना, ऐसी चीजें पूछते हैं वो। और एक जयपुर का इतिहास पूछ ही लेते हैं कि जयपुर को किसने बसाया होगा, जयपुर सबसे अच्छा शहर है तो इसकी क्या खासियत है, बाकी शहरों में ऐसा क्या है। मतलब बेसिक बेसिक क्वेश्चंस की आप तैयारी करें, इतना काफी सफिशिएंट है, उससे ज्यादा वो भी उम्मीद नहीं करते। कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि जो आपको लग रहा होगा इतना डिटेल में नहीं है, तो आप सामान्यतः कह सकते हैं कि सर सॉरी, इतना तो मैं पता नहीं है, मैं पता करके बता सकता हूँ। मतलब विनम्रता से आप कहोगे तो वो स्वीकार करते हैं। बट मान लो कि मैं अब जैसे जयपुर में रह रहा हूँ 5 साल से, और वो मुझे आमेर के किले के बारे में थोड़ा बहुत भी पूछे, मुझे यही पता नहीं है कहाँ है, तो फिर उनको लगेगा कि ये किताबों में खोया रहता है, एक सामान्य प्रवृत्ति कम लग रही है इस आदमी की घूमने की। तो उनको एक अच्छी पर्सनैलिटी की ये पहचान होती है कि अपने आसपास जो भी चीजें रहता है उनको समझता है, जिज्ञासु होता है। तो बस इतना एक्सपेक्ट करते हैं, तो बेसिक बेसिक चीजें कर लेनी चाहिए। तो इसमें जैसे अभी आपने कहा कि सर विनम्रता से ना कह दें, तो क्या कुछ क्वेश्चंस का अगर जवाब हमें नहीं आता है और हम उसके लिए ये सर उनको उसके लिए एक्सक्यूज कर दें या सॉरी कह दें, तो उससे हमारे फाइनल स्कोर पे इंटरव्यू में कुछ इम्पैक्ट होता है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, और कई बार तो इसका फायदा भी मिलता है, क्योंकि आपको नहीं आता है तो नो बोलने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो आपसे बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं, यदि आप घुमाने की कोशिश करेंगे या झूठ बोलेंगे तो आप मान के चलो आपके नंबर कटने हैं, और कटने नहीं, यदि झूठ पकड़ा गया तो आप ये समझ लो कि आप लिस्ट से बाहर हो। क्योंकि बेईमानी सीधी सीधी पकड़ी जाती है, उससे गलत तो कुछ हो ही नहीं सकता। घुमाने की कोशिश करोगे तो आपको फंसा देंगे, फिर आपका कॉन्फिडेंस एकदम से डाउन हो जाएगा। इसलिए जब आपको नहीं आता है तो बिल्कुल आराम से कह सकते हो कॉन्फिडेंस से कि नो सर, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। और कई बार तो उनको इतना अच्छा लगता है कि आपने यदि 4-5 बार लगातार नो कह दिया और आपका कॉन्फिडेंस बना हुआ है, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ऐसा काफी बार देखा गया है। तो आपने तो मतलब जैसे भांति भांति के इंटरव्यूज दिए हैं, तो आरएस इंटरव्यू स्पेशली कैसे आप मतलब इसको करते हैं कि ये कैसे कितना अलग है आईएएस के इंटरव्यू से या दूसरे इंटरव्यू से, और इसमें फैक्ट बेस्ड नॉलेज कितनी इंपॉर्टेंट होती है, मतलब कितना जानना एक कैंडिडेट को जरूरी है? देखिए, ये सब भी क्या है कि डिपेंड करता है कि इंटरव्यू बोर्ड कौन सा है। जैसे यूपीएससी के लिए सामान्यतः माना जाता है कि वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, और आरएएस के इंटरव्यू में थोड़ा फैक्चुअल भी पूछते हैं। लेकिन ये कोई स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं है ऐसा। यदि आरपीएससी का कोई मेंबर ऐसा है जिसने पहले यूपीएससी के भी इंटरव्यू लिए हैं, तो वो कॉन्सेप्चुअल भी पूछ लेते हैं। जैसे इस बार आरएएस के इंटरव्यू में मुझे बहुत ज्यादा फैक्चुअल नहीं पूछे, लेकिन पिछले आरएएस 2016 के टाइम में मुझे इतने फैक्चुअल पूछे गए कि मैं आधे का भी जवाब नहीं दे पाया। इसलिए जो मैं कह रहा था ना कि मेरे मार्क्स कम आए थे पिछली बार, उसका एक रीजन ये भी था कि राजस्थान जीके के जो बेसिक चीजें थी वो मैंने उतनी अच्छे से तैयार नहीं की थी। अब उन्होंने राजस्थान के बारे में पूछना शुरू कर दिया। उसका रीजन ये था कि मैं नेवी में था तो उनको पता था कि इसका राजस्थान को कम पता होगा, और वहां मुझे तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन मैं नहीं करके गया था उतनी अच्छी। तो ये बस ये बेसिक बेसिक चीजें हैं। और इंटरव्यू का देखो, ये सब डिपेंड करता है कि फैक्चुअल होगा, कॉन्सेप्चुअल होगा।
अपने को अपने डेफ पे अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए और कॉन्फिडेंस से जवाब देने चाहिए। बाकी डिपेंड करता है उस दिन कौन लेगा, तो ये सब तो सोच के नहीं जाना चाहिए। थोड़ा सा फर्क ये रहता है कि आरपीएससी के इंटरव्यू में थोड़ा फैक्चुअल ज्यादा पूछते हैं। तो मतलब अब अगर करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना है स्पेशली इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, तो क्या चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है, और मतलब उसमें कौन सी चीजों को, कोई ऐसा आप सोर्सेस सजेस्ट करना चाहेंगे कि जिसको फॉलो करना चाहिए, जिससे जहाँ अच्छी डिबेट्स हैं या अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है? देखिए आजकल तो मैं लगातार तो अपडेट नहीं हूँ, बट जब भी करंट अफेयर्स के आते हैं ना तो उसका क्रक्स जरूर समझ लेना चाहिए। मैं तो यूट्यूब पे फॉलो करता था कि कोई भी एक ऐसा वीडियो देख लो जो इस टॉपिक की पूरा बता दे कि इस टॉपिक के विवाद की मतलब इसकी जड़ क्या है, इसमें दो दो पहलू कौन से हैं, और मुझे यदि इंटरव्यू में जवाब देना पड़ा तो मैं इसका बैलेंस कैसे दूंगा। मतलब मेरा आंसर ऐसे ना लगे कि ये एक पक्ष की तरफ झुका हुआ है। जैसे वो किसानों वाला मुद्दा चल रहा था हमारे इंटरव्यू के टाइम पे, तो हम बार बार यही कोशिश करते थे कि इंटरव्यू बोर्ड कैसे भी क्वेश्चंस करे तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि या तो मैं बिना अपने फैक्ट्स और बेस पे ये कह दूं कि मैं किसानों की तरफ हूँ और सीधे गवर्नमेंट की आलोचना कर दूं, और या फिर बिना फैक्ट्स के मैं सीधा मतलब किसानों के अगेंस्ट भी नहीं हो जाऊं। तो हम फैक्ट बेस्ड बात करनी चाहिए कि जैसे मैं यदि ये गवर्नमेंट की आलोचना करूं तो मैं बताऊं कि ये जो लॉ है, इसका ये जो प्रोविजन है ये किसानों के लिए ठीक नहीं है, इससे इनका ये नुकसान हो जाएगा, तो इसमें यदि सुधार कर दिया जाए तो किसानों के लिए फायदा हो जाएगा और विरोध नहीं होगा। ऐसे ऐसे मतलब इस लेवल पे हमें तैयारी करनी चाहिए। करंट अफेयर्स के टॉपिक्स तो न्यूज़पेपर के लिए अब जो हिंदी पढ़ते हैं उनके लिए तो दैनिक भास्कर इसी से पढ़ सकते हैं। बाकी मैं तो एक AFE-IAS करके एक साइट थी, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करता था, तो वहाँ आर्टिकल्स मिल जाते थे। बट आजकल वो आर्टिकल्स की उतनी जरूरत नहीं है, आप एक नॉर्मल न्यूज़पेपर पढ़ लो। उसके अलावा यूट्यूब पे जो भी चैनल है जो उस टॉपिक के बारे में क्रक्स बताते हैं वहां से सुन लो। जैसे सामान्यतः राज्यसभा टीवी थी उस समय, तो आजकल भी सांसद टीवी के नाम से चलता है, तो वहां आप डिबेट सुन सकते हो। उसमें सारे एक्सपर्ट्स रहते हैं, वो अपने अपने व्यूज रखते हैं, तो आप उन व्यूज को सुन लो। आपको जो जो अच्छे लगते हैं तर्क कि हाँ इसके ठीक हैं, वो आप अपने डायरी में नोट कर लो या अपने दिमाग में रख लो, और अपना आंसर पहले से तैयार कर लो कि इस टॉपिक पे यदि मुझे पूछा जाएगा तो मैं इस तरह से बैलेंस करूंगा, इस पे पूछा जाएगा तो मैं इस तरह से बैलेंस करूंगा। बैलेंस करने का मतलब आपका आंसर थोड़ा सदा हुआ दिखे, हर बार बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ चीजें गलत होती हैं तो आप बिल्कुल स्टैंड लो कि ये गलत है तो गलत है, उससे आपका अच्छा दिखेगा कि हाँ देखो ये गलत के खिलाफ खड़ा होता है। तो वो मतलब आपने एक्चुअली मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब ऑटोमेटिकली इसमें ही दे दिया। मेरा मैं यही पूछने वाला था कि आइडियलिस्टिक आंसर्स कितने हद तक देने चाहिए, क्योंकि कई बार ये डिलेमा होता है कि हम सेंटर राइट, मतलब सेंटर में रहना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, राइट या लेफ्ट की तरफ हम जाते हैं, झुकाव होता है, और वो नेचुरल टेंडेंसी भी है। हालांकि अगर उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं किया जाए या उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं, मतलब उसको बहुत ज्यादा एम्फेसाइज नहीं किया जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत उसका इम्पैक्ट फाइनल मार्क्स पे होता होगा। उससे आपका स्टैंडिंग और आपकी पर्सनैलिटी तो जरूर रिफ्लेक्ट होती है कि आप किस तरीके से सोचते हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि बैलेंस आउट कर दें, अगर हम उसको अगर फैक्ट बेस्ड बैलेंसिंग कर रहे हैं तो ज्यादा बेटर है इंस्टीड ऑफ टेकिंग। पर कई बार हमारे को ऐसे क्वेश्चन, सिचुएशनल क्वेश्चन पूछते ही हैं कि जिसमें कोई स्टैंड लेने की जरूरत हो। तो अब सर कई कई सारे मतलब लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं एक दो क्वेश्चंस इस तरीके के पूछना चाह रहा हूँ जो कि कैंडिडेट्स हमसे पूछते हैं कि सर हमने गैप ले रखा है पढ़ाई में, या जो हमारा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था वो अब हमें कुछ नहीं आता, हम बिल्कुल भूल चुके हैं, तो अब क्या हम पूरी किताबें ग्रेजुएशन की उठाएं और उसको पढ़ने लग जाएं? मतलब इन सारी चीजों में आपका क्या कहना है, मतलब कैसे इसको अप्रोच किया जाए, कितनी क्या बैलेंस जो है रखा जाए, ताकि अ, जो एक वो फोबिया है कि मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं आता है, उसको किस तरीके से टैकल करें एग्जाम्स? हाँ देखिए, इसमें आपने दो क्वेश्चन पूछे हैं, एक तो गैप वाला और एक ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है उसका नहीं। उसके अलावा मैं ये बताता हूँ कि जो भी फोबिया, यदि किसी एक चीज को लेके भी आप एग्जाम हॉल में जा रहे हो इंटरव्यू बोर्ड के सामने, जैसे मान लो कोई ये सोचे कि मेरा ग्रेजुएशन का नहीं है, या मैंने हॉबी तैयार नहीं की, मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा कमजोर किया है, यदि आप ऐसा कोई भी पॉइंट लेके जा रहे हो तो आपको नुकसान होना तय है, क्योंकि आपके दिमाग में पहले से बैठा है कि ये ना पूछ ले, ये ना, तो आप पहले से डरे हुए हो। इसलिए आप दिमाग में बैठा लो कि जो मैं पढ़ के जाऊंगा ना उसी में से आना है। यदि आपकी तैयारी थोड़ी हल्की भी रह गई
तो इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाने से पहले तो ये सोचो कि इतनी बड़ी किताब में से ऐसा तो है नहीं कि कहीं से ही पूछ लेंगे, और जो आएगा उसी में से पूछेंगे तो ठीक है, अदरवाइज मैं लोड नहीं लूंगा, मतलब मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूँ तो। इसलिए इस वजह से कॉन्फिडेंस तो कभी भी कम मत होने दो। ग्रेजुएशन का यदि सब्जेक्ट है ना, तो देखो बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए। अब यदि किसी का पॉलिटी है तो वो पूरा नहीं पढ़ सकता, तो संविधान के चाहे एक दो वीडियो देख लो, या जो बेसिक एनसीईआरटी किताब है उसके एक दो चैप्टर पढ़ लो कि संविधान क्या है, कब आया, उसके कितने पार्ट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स कौन से में है, प्रियम्बल में क्या लिखा है, या प्रियम्बल क्या है। ये बेसिक बेसिक क्वेश्चंस तो ऐसे रहते हैं उनके। कई बार वो कह देते हैं कि प्रस्तावना बता दो, तो ये ऐसे 20 से 25 क्वेश्चंस रहते हैं। आजकल तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, आप भी प्रोवाइड कराए दोगे कि पॉलिटिक्स रिलेटेड ये संभावित क्वेश्चंस हैं। तो उतना कर लेना चाहिए कि आपको बिल्कुल बेसिक पूछें और वो नहीं आ रहा तो नुकसान है। अब यदि आपको डीप में जाके प्लेटो की कोई थ्योरी पूछ लेते हैं पॉलिटिकल साइंस की, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उनको भी पता है कि अब ये तैयारी करते इतने दिन हो गए, यदि प्लेटो को नहीं पढ़ रहे हैं तो याद नहीं रहेगी। तो उसके मार्क्स नहीं कटते कभी भी, बस आप नो कह दो आराम से। लेकिन उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछ रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्या प्रोविजन है, और वहां आप यदि जैसे ये कहते हो कि इसके बारे में पता नहीं है, तो फिर तो मतलब बहुत गलत माना जाएगा कि फंडामेंटल राइट के बारे में डेली न्यूज में आता है, उसके बारे में तो पता होना ही चाहिए। तो ऐसे बेसिक कर लो। और गैप के बारे में देखो, सबका अलग अलग रीजन रह सकता है। अब किसी का सिर्फ तैयारी के लिए गैप है, तब तो उसमें ज्यादा गैप हो गया, 5 साल का या 6 साल का। तब तो आप कह सकते हो कि मैं साथ साथ कुछ जॉब भी कर रहा था, पार्ट टाइम जॉब जो भी कर रहे हो आप। लेकिन जस्टिफिकेशन देने के लिए पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। यदि आप वहां जाके कुछ बनाओगे तो नुकसान हो जाएगा। यदि पहले से आप तैयार करके जा रहे हो कि मैं पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था ऐसे, और उससे संभावित क्वेश्चंस आपने सोच लिए, तो फिर भी आप मैनेज कर सकते हो। बाकी जो रीजन है वही बता देना चाहिए, उससे ज्यादा लोड नहीं रहता, और वो भी समझते हैं, ज्यादा नुकसान नहीं होता इन चीजों। तो एक सर, एक और बात जो मैं पूछना चाह रहा था कि अभी आप कह रहे थे कि आपने भी जो है लिंक दे दीजिए इनका। अंश, आप अपना वीडियो बंद करें प्लीज, वीडियो बंद कर। और म्यूट रखें। एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि जैसे अभी आप कह रहे थे कि आपने भी जब व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, तो आपने भी एक ग्रुप बना रखा था और उसमें आप लोग जो है आपस में प्रैक्टिस करते थे, क्वेश्चन शेयर करते थे और डिस्कशन करते थे। अब कई बार डिस्कशंस में एक प्रॉब्लम आती है कि जब हम डिस्कस करना शुरू करते हैं, स्पेशली जब पेयर्स में डिस्कशन करते हैं, तो बहुत स्ट्रेच्ड हो जाता है। वहाँ वो इंटरव्यू ओरिएंटेड नहीं रहता, वो डिबेट ओरिएंटेड हो जाता है। तो वो अल्टीमेटली जो है उसमें टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट हो जाता है कुछ बेनिफिशियल होने की बजाय। तो उन चीज़ों को कैसे अवॉइड करें, और इंटरव्यू के लिए स्पेशली कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, हम शुरू में करते हैं तो ये सब दिक्कतें आती हैं जो आपने बताई, आपने पहले से सोच लिया है। उसमें हम लोगों ने फिर धीरे धीरे उसमें सुधार करते रहे। हमने ये प्लान किया कि जब इंटरव्यू होगा तो जी। 2 बंदे आपस में क्वेश्चंस पूछेंगे, और जो जवाब दे रहा है उन 3 के अलावा बीच में सब म्यूट करके रखेंगे, कोई बीच में कुछ बोलेगा नहीं। और किसी एक का ज्यादा डिबेट टाइप का हो रहा होता था तो इसको मैसेज वगैरह करके बोल देते थे कि इतना ये ज्यादा हो रहा है, और टाइम डिसाइड रहते थे पहले कि 20 मिनट का इंटरव्यू होगा बस। और 20 मिनट में 2 मेंबर हैं, वो पहले 5 मिनट पहला पूछेगा, फिर 5 मिनट दूसरा पूछेगा। यदि तीसरा कोई जुड़ रहा है तो वो 5 मिनट पूछ लेगा, और फिर दोबारा से जो मेन मेंबर बोर्ड रहता था वो 5 मिनट फिर से। तो ऐसे कभी 15 कभी 20 मिनट का पहले से फिक्स रखते थे हम, कि उसके बाद है ना बंद होना ही है। ऐसा नहीं है कि आपको इंटरेस्ट आने लग गया, फंसाने के चक्कर में आप उसको 20 से 25 मिनट खींच रहे हो, ऐसा नहीं। और हम ये भी कोशिश करते थे कि किसी को फंसाना नहीं है। हम ये इमेजिन करते थे कि जब आप जवाब देने के लिए सामने बैठे रहते हो ना, तो इतना आसान नहीं होता है जवाब देना तुरंत सोच के। तो इतना सब समझते थे कि यहाँ पे मैं सारे डिबेट जैसे पत्रकार करवाते हैं उस लेवल पे नहीं जाते थे। आपस में एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते थे कि कोई बात नहीं है, नहीं आ रहा है तो कल सुधार करके आ जाएंगे। तो बस यही तरीका था, मतलब आपस में अंडरस्टैंडिंग तो करनी पड़ेगी। अब किसी को नीचा दिखाने के लिए या हम ये सोच के तो कभी नहीं आते थे कि आज मैं है ना 5 क्वेश्चन ऐसे लेके जाऊंगा कि उसको एक भी ना आए, ऐसा तो फिर आप तैयारी नहीं कर पाए। तो एक्चुअली क्या होता है कि स्पेशली वापस एज आई सेड कि इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन होती है ना, वो उसको डायरेक्शन देना एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है। अगर आप सही से उसको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्योंकि स्काई इज द लिमिट, तो आप जितना चाहें उतना पढ़ सकते हैं, जितनी चाहे क्वेश्चन ढूंढना चाहें उतना ढूंढ सकते हैं। और जब आपस में लोग
नहीं, मेरा माइक म्यूट हाँ नहीं है। उसका आप सुन पा रहे हैं क्या सर मेरे को? सा- हाँ मैं सुन पा रहा हूँ, कैंडिडेट्स बोलना चाह रहे हैं शायद इसलिए डिस्टरबेंस हो रहा है। इसमें अच्छा, देखो नहीं यही नहीं, है अभी तो कि इसलिए कह रहा हूँ कि जब ये स्काई इज द लिमिट कह रहे हो तो उसका रीजन यही है कि हम डेफ के अलावा भागने की कोशिश करते हैं। हम करंट अफेयर्स के चक्कर में फिर हमें ये लगता है कि ये भी पढ़ लूँ ये भी पढ़ लूँ, तो सब कुछ पढ़ने लग जाते हैं। बजाय इसकी जो डेफ से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं वो तो बहुत अच्छे से कर लो आप, और करंट अफेयर्स के लिए एक दो न्यूज़पेपर पढ़ लो और अपनी बेसिक सी पकड़ बना लो कि हाँ मुझे ये बोलना है ये बोलना है, ऐसे कर। अब हर चीज के पीछे नहीं भाग सकते, बजाय उसके आप आपस में डिस्कस करो। मतलब बोलना सीखो, जवाब कैसे देना है वो पहले सीखो। कई बार हमें सब कुछ पता रहता है, 3 घंटे तक न्यूज़पेपर पढ़ के आगे ले जाएंगे, तो क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको अच्छे से बोल नहीं पाते। तो उसकी तो आपस में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मतलब वो आप कह रहे हो कि प्रैक्टिस इज दी ओनली वे जिससे हम वो सीख पाएंगे कि कितना लिमिट में बोलना है, कितना पॉइंट टू पॉइंट बोलना है। या अब डेफिनेटली वो तो प्रैक्टिस से आएगा। हाँ सर, एक चीज जो और मतलब विच इज नॉट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू इंटरव्यू, एक लास्ट क्वेश्चन में मेरी तरफ से लेता हूँ, फिर अपन जो भी कैंडिडेट्स जुड़े हैं उनसे भी पूछेंगे कि उनके कोई क्वेरीज हैं तो वो पूछ सकते हैं। कुछ मतलब जब भी लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आपको मालूम है कि कितना रैंडमनेस आरएस के मेंस के रिजल्ट्स में रहता है। तो लोगों को ये भी बहुत डर रहता है कि एक तो तैयारी कब से शुरू करें इंटरव्यू के लिए, क्या ये राइट टाइम है तैयारी करने का, और साथ ही साथ में क्या इनको मेंस की तैयारी भी करना चाहिए कि नहीं चाहिए। मेंस की कौन से, अगले आरएस के मेंस की, या मेंस के बारे में मैं समझा नहीं। बाकी इंटरव्यू की तैयारी तो आप जितनी जल्दी शुरू करो वही अच्छा है। आपकी आवाज नहीं आ रही आमिर जी अभी। सॉरी, बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन रहता है क्योंकि मैं जितने लोगों से बात करता हूँ तो ये ज्यादातर क्वेश्चन हमको सुनने को मिलता है कि जो सर मेंस का रिजल्ट है उसमें वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल रहता है, हमें पता नहीं है कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो क्या अभी हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो इससे दो क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे आपने कहा कि इंटरव्यू की तैयारी तो जितनी जल्दी स्टार्ट हो जाए उतना अच्छा है। मेंस के बारे में क्या आप कहना चाहेंगे, मतलब मेंस की तैयारी अभी इस प्रोसेस के साथ में करते रहना चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए मेंस के रिगार्डिंग आंसर राइटिंग वगैरह पे तो अभी ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जो आप पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हैं, उसमें मेंस की तैयारी हो ही रही है आपकी। इंटरव्यू के लिए भी आप जैसे राजस्थान जीके भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, और आपको थोड़ा बहुत शक है कि मेरा होगा कि नहीं होगा या कब आएगा, तो अब तो जून आ रहा है, मेंस का रिजल्ट आने वाला है, तो इस समय तो अगले मेंस के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। नहीं, आप जिसको ऐसा ऐसी एक मिनट, सॉरी, ये आप ये मत बोलिए कि रिजल्ट आने वाला नहीं तो अभी 50 क्वेश्चन इसी बात पे होंगे कि कब आएगा। सर कोई इनसाइडर रिपोर्ट है तो अच्छा, बताइए। नहीं इनसाइडर सॉरी। रिपोर्ट नहीं है। देखो सामान्यतः एग्जाम प्रोसेस में क्या रहता है कि हम ये उम्मीद करते हैं कि लास्ट टाइम 3 महीने बाद आ गया था, तो इस बार भी आ जाएगा, उसी बेस पे रहता है। इस इनसाइडर रिपोर्ट तो जिस दिन रिजल्ट आता है तभी पता लगता है, किसी को नहीं पता नहीं, रहता। तो लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी, कोई ओटीएस में कोई ऐसा खुफिया इंफॉर्मेशन आ रही हो तो बताओ, वो भी बता दीजिए आप। नहीं ऐसी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे हम सामान्यतः डिस्कस करते हैं, इंटरव्यू पैनल से जुड़े रहते हैं हम लोग, तो सब ये कहते हैं कि जून लास्ट में जैसे अब रिजल्ट आएगा, क्योंकि सामान्यतः 3 महीने में आ जाता है। अब इस बार कोई ज्यादा अच्छे से चेक कर रहे हो तो थोड़ा टाइम ले सकते हैं, बाकी आ जाता है। उस बेस पे कह रहा हूँ, बीच में कुछ हो जाए तो उसके लिए तो मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। ये डिस्क्लेमर है। तो देखिए, अभी एक एक मैसेज आ भी गया, अभी में आएगा। अ, हाँ, अब कल आ जाएगा तो कल के लिए भी तैयार रहिए। अब मैं चाहूंगा कि आप जो लोग जुड़े हुए हैं उनमें उनको अगर कोई क्वेश्चन है तो वो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो क्वेश्चन को जितना प्रिसाइज और छोटा रखें उतना ठीक है, और हम 3 से 4 क्वेश्चन ही लेंगे ज्यादा से ज्यादा। सर का भी टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, तो इसलिए जो बहुत इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट क्वेश्चन हो वही पूछिए प्लीज। आप में से कोई भी पूछना चाह रहा है तो वो अनम्यूट करके पूछ सकता सर नमस्ते। नमस्ते। सर नमस्ते, मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, आप नेवी में थे, नेवी में आप थे तो डिफेंस बैकग्राउंड से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड डिफेंस ही है सर। अच्छा, देखो डिफेंस में आपकी जो ब्रांच रही होगी ना उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेना। मैं जैसे वेपन सुपरवाइजर था, तो जो हम डैफ में भरते हैं ना, ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म,
उसमें वो सामान्य क्वेश्चन तो ये रहते हैं कि आपने कहाँ सर्विस की, कितने साल सर्विस की। शुरू में तो यही क्वेश्चन आएंगे, कौन से हवाई जहाज में थे या एयरक्राफ्ट पे थे। फिर उसके बारे में आपने सबसे ऐसा एक्सपीरियंस बताओ आपका जो डिफेंस में आपको यहाँ बाहर की तुलना में सबसे अच्छा लगा हो। उसके बाद मेरे से जो क्वेश्चन पूछे थे वो पूछे थे कि जब आप गए तब नेवी का चीफ कौन था, जब आप छोड़ के आए तब नेवी के चीफ कौन था, अभी नेवी का चीफ कौन है, ऐसी ऐसी बेसिक बातें। और जो आईएनएस विक्रमादित्य वगैरह अभी जो बन रहे हैं, मतलब जो बहुत हाईलाइट में रहते हैं, जैसे यदि कोई एयरफोर्स से है तो अभी तेजस चल रहा है तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। जो सामान्य बातें रहती हैं वो पूछ रहे थे। तो डिफेंस से आप जिस ब्रांच में हो, जहां आपकी पोस्टिंग है, कितने साल सर्विस हो गई, उससे रिलेटेड ज्यादा सवाल पूछे। आई होप आनंद की आपकी क्वेरी जो है वो क्लियर हो गई होगी। आपके अलावा और कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है तो वो पूछ सकते हैं। हेलो, गुड इवनिंग सर। या वेरी गुड इवनिंग। सर मैं आमिर सर के क्वेश्चन को ही कंटिन्यू करके सर उसी का आंसर जानना चाह रहा था कि सर अभी मेंस का जैसा बहुत अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट रहने के चांसेस रहते हैं, तो सर क्या मेंस की प्रिपरेशन को भी हमें कंटिन्यू करना चाहिए कि हम आंसर राइटिंग वगैरह करें और जो मेंस स्पेसिफिक जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं को स्टडी करते रहें? और सेकंड क्वेश्चन सर इसके अंदर ये भी है कि मेंस के सब्जेक्ट का सर कितना वेटेज रहेगा? क्या उससे कोई क्वेश्चन इंटरव्यू में हमसे पूछा जा सकता है, जैसे लॉ वगैरह से रिलेटेड की कोई अगर जैसे अभी कोई खबर न्यूज़ में है तो आपने ये चीज़ पढ़ी है कि अगर इससे डाउरी से रिलेटेड कौन कौन से जो प्रोविजंस हैं, क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? या फिर पॉक्सो एक्ट वगैरह के कुछ जो प्रोविजंस हैं, सर क्या ऐसी चीज़ें भी हमें प्रिपेयर करके जानी चाहिए? देखिए, जो न्यूज में है उसकी तो प्रिपेयर करके जानी चाहिए। मैं शुरू से आपके क्वेश्चंस का जवाब देता हूँ। पहला तो ये कि देखो, जिसको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, तो फिर तो उसको मेंस की कंटिन्यू रखनी चाहिए। इन केस आपका इंटरव्यू हो भी जाता है तो मेंस की तैयारी कर रहे हो तो फिर आपको नुकसान नहीं होगा ज्यादा। लेकिन आप इंटरव्यू को बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि यदि आपको अभी से डाउट लग रहा है कि मेरा मेंस होगा कि नहीं होगा, तो फिर आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन इंटरव्यू की वजह से ही होगा। क्योंकि इंटरव्यू में आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा तो आपके मेंस में यदि कम मार्क्स भी रह गए तो भी आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी। तो उसके लिए आप 1.5 से 2 घंटे बोलने की प्रैक्टिस ज्यादा कर लीजिए, क्योंकि मेंस की तैयारी आप दिन में करेंगे। कर लो आंसर राइटिंग, टॉपिक्स पे थोड़ा अच्छे से पढ़ लो, वो इंटरव्यू में भी आपको काम आएंगे। लेकिन बोलने की प्रैक्टिस मत छोड़ना आप। तो बोलने के लिए क्या, आप इंटरव्यू के अभी से 1.5 2 घंटे अपना ग्रुप बना लो, या जैसे ये चैनल जुड़े हैं तो इनसे डेली जुड़ जाओ, क्वेश्चंस के जवाब देते रहो। और जैसे रिजल्ट आता है आप पास हो जाते हो तो इंटरव्यू के लिए थोड़ा टाइम बढ़ा देना, मेंस का उस मेंस का थोड़ा हल्का कर देना। क्योंकि मेंस में यहाँ इंटरव्यू में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, मेंस का रिजल्ट आने के बाद जल्दी जल्दी करा देते हैं। तो फिर पता लगा कि 20 दिन बाद या 1 महीने बाद इंटरव्यू है, फिर आपका तैयार करने में दिक्कत आती है। तो अभी से करते रहोगे तो अच्छा है। और मेंस का जिस जिसको भी डाउट लगता है कि मेरा तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। क्योंकि इस बार अच्छी रैंक नहीं भी आई तो आपको दोबारा तो देना ही है, हर कोई देता है। तो मेंस की तैयारी भी रखें, लेकिन इंटरव्यू के 1 1.5 घंटे मैनेज करते रहें जब तक रिजल्ट आता है। और जो करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग पूछे थे आपने, उसका उसके लिए भी आपको कंटिन्यू, जैसे आप बता रहे थे पॉक्स एक्ट के बारे में, तो वो सब जरूर तैयार करना चाहिए कि क्या प्रोविजंस हैं, अभी क्या सुधार कर दिए, अभी क्या अमेंडमेंट किए हैं, ऐसा करने से क्या फायदा हो जाएगा। तो ऐसे बेसिक बेसिक चीजें तो आप मेंस में भी तैयार करते हो, वो इंटरव्यू में वैसे ही हो जाएगी। जी सर, थैंक यू सो मच। मैं इसी के लिए जानना चाह रहा था कि रैंक इम्प्रूव करने के लिए भी सर जैसे हमें नेक्स्ट अटेम्प्ट देना ही होता है, तो क्या उसी के लिए अभी कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं? थैंक यू सो मच सर, आपने आंसर किया। एनीवन एल्स जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? रिजल्ट का मत पूछिएगा, रिजल्ट का सर को नहीं पता है और सर के कोई जासूस भी नहीं है आरपीएससी में। तो रिजल्ट के अलावा कोई किसी को क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज इंटरव्यू सर से मैं रिलेटेड एक क्वेश्चन। पूछना चाहती हूँ। हाँ सर, मैं और मेरी फ्रेंड जैसे हम इंटरव्यू की तैयारी के लिए हम दोनों एक दूसरे का इंटरव्यू लेते हैं। तो सर मेरी फ्रेंड ने ऐसा देखा है कि जब मुझे किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो सर मेरे चेहरे पे नर्वसनेस दिखती है। सर मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन मैं वाकई में नर्वस हो जाती हूँ अगर मुझे किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। तो सर इसको कैसे मैं चेंज कर सकती हूँ? इसका यही है कि आपके फ्रेंड को बोलो कि मेरे को बार बार ऐसे क्वेश्चन ही पूछो कि मेरे को नहीं आए, और आप बार बार उनको इंटरव्यू दे दो। जब एक चीज को बार बार करते हो ना तो आपकी वो नर्वसनेस हट जाएगी, फिर आपकी वो हैबिट में आ जाएगा। जब
जैसे ही आपका चेहरा उतरने लगे उसको बता देना कि फिर उतर रहा है, फिर प्रैक्टिस करो, फिर उतरेगा, फिर प्रैक्टिस करो। जब बार बार ऐसा होने लगेगा तो ये सब चीजें आपके लिए नॉर्मल हो जाएंगी। तो प्रैक्टिस इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस। उसके अलावा और दिमाग में एक ये बैठा लो कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कि जिसको सारे आंसर्स आते हैं, और इंटरव्यू में आपको परफॉर्मेंस में कॉन्फिडेंस के ही मार्क्स मिलेंगे। तो यदि वहां आपका चेहरा उतर रहा है तो आप ये मान के चलो नुकसान होगा। तो अपने आप को ये समझाओ कि चेहरा क्यों उतर रहा है मेरा। एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो कोई गुनाह थोड़ी कर दिया, सबको नहीं आते। यदि आप इंटरव्यू बोर्ड से पूछने बैठ जाएं जो आप दिन में सुबह पढ़ के गए तो वो भी नहीं बता पाएंगे। तो ऐसा सोच के करो कि नहीं आया तो नहीं आया, मैं सामान्यतः ईमानदारी से बता दूंगी कि सर इसका मुझे जवाब नहीं आता है। और विनम्रता से आप कहोगे तो उनको हमेशा अच्छा लगता है। यदि आपको 3 क्वेश्चन भी नहीं आ रहे और आपने आराम से कह दिया कि सॉरी सर इसके बारे में नहीं पढ़ पाई, मैं पढ़ के बता दूंगी या मैं पता करके बता सकती हूँ, ऐसे बोलते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। सबको पता है कि किसी को भी सब कुछ नहीं आता है। इसलिए ऐसा चेहरा उदास होने वाली बात है नहीं। और फिर भी जैसे आप कह रहे हो कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो बार बार करो। उनको बोलो फिर आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछें, फिर आप हो तो 15 से 20 दिन में जाके मुझे उम्मीद है कि कुछ सुधार होगा, मतलब आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा। थैंक यू सर। नमस्ते सर। मैं सर नमस्ते। जानना चाह रहा था सर कि मेरा सर ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग से है, केमिकल इंजीनियरिंग से, और उसके बाद मैंने सर पॉलिटिकल साइंस में एमए कर लिया, नेट भी कर लिया है। तो सर मुझे ज़्यादा फोकस किस पे करना चाहिए? देखो इंजीनियरिंग के तो अब बेसिक्स हैं, उसमें वो पूछ सकते हैं तो आप सब कुछ तो पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो बेसिक्स रहे वो पढ़ लो। बाकी अब एमए किया है लेटेस्ट आपने तो उसी से ज्यादा पूछेंगे। और नेट भी कर रखा है तो डेफिनेटली आपसे जो एमए में सब्जेक्ट रहा है उससे ज्यादा संभावनाएं रहेंगी पूछने की। तो उसके जो करंट अफेयर्स के खास करके जो न्यूज में रहते हैं उन पे अच्छी पकड़ बना लो। थैंक यू सर। आमिर जी, माय बैटरी इज डाइंग नाउ, तो अभी जल्दी खत्म होने वाला है। बस थैंक यू सर। अब हमने 4 क्वेश्चन का बात की थी तो 4 ही क्वेश्चन लेंगे आप। आई आई एम श्योर कि आपका जो आज डिस्कशन रहा उससे बहुत सारी जो भ्रांतियां थी या बहुत सारे जो कंफ्यूजन थे वो क्लियर हुए होंगे। और जिस डायरेक्शन में हम लोग अप्रोच कर रहे हैं उसमें आपने जो पॉइंट्स हमें बताए उससे हमारे को और मदद मिलेगी। हम भी ये ग्रुप डिस्कशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको स्टार्ट करने का सोच रहे थे तो हम लोगों को बहुत कंफ्यूजन था कि किस तरीके से इसको अप्रोच किया जाए। तो आपने हमें गाइडेंस दी है तो हम इसको डेफिनेटली इसको अप्लाई करके देखेंगे। हो सकता है कि और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ से ऐसे होंगे जो आपको नेक्स्ट जो लिस्ट आएगी उसमें फाइनल सिलेक्शन में इनका नाम होगा। बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत लोग मेहनत करते हैं, रेगुलरली पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप लोगों का गाइडेंस जब अगर टाइम टू टाइम मिलता रहे तो दे विल डेफिनेटली परफॉर्म वेल। थैंक यू, आपने बहुत अपना कीमती समय दिया और आपके गाइडेंस से हम लोगों को डेफिनेटली फायदा होगा। तो सबकी तरफ से मैं आपको थैंक्स बोलता हूँ सर। और ऐसे ही बीच बीच में आप मोरल बूस्ट भी करते रहें और गाइड भी करते रहें। थैंक यू फॉर जरूर ज्वाइनिंग। आमिर जी, मुझे भी काफी अच्छा लगा, मुझे भी इंटरेक्शन के लिए। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी and all the best to every candidate. Hope to see you in the list. Thank you. थैंक यू सर। ठीक है, हम कल फिर से मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे जिसमें हम डिस्कस करेंगे पीजीपी 19 और कुछ क्वेश्चंस जो पृथ्वीराज से रिलेटेड भेजे थे सर ने। अब जो पीजीपी है वो रेगुलर डेली मतलब फिक्स कर देंगे तो 7 बजे ही आपको सुबह मॉर्निंग में उसके क्वेश्चंस अपलोड हो जाएंगे, ताकि अब जो चूंकि अब टाइम इंटरव्यू का टाइम जो है वो बिल्कुल पास आता जा रहा है तो कंटिन्यूटी और उस पर डिस्कशंस इम्पॉर्टेंट है। अगर कभी किसी कारणवश से अगर हम लोग जो कोई सेशन नहीं ले पाते हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी से कि हम लोग वीडियो मतलब जो शेड्यूल है इसको कॉन्फ्रेंसिंग का शेड्यूल है उसको कर देंगे। आप अपनी तरफ से भी पीयर डिस्कशंस कर सकते हैं जिससे कि वो जो कंटिन्यूटी है वो इतनी अपने को फोकस करना है कि किस तरीके से हम बेस्ट आउटपुट जनरेट कर सकें। हम लोग चूंकि वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो हम लोगों को कई बार हमारा टाइम आगे पीछे होता रहता है और हम लोग उसको टाइमली डिलीवर नहीं कर पाते, जो एक चैलेंज भी है हमारे सामने। पर हम कोशिश करेंगे कि हम जितनी कंटिन्यूटी दे सकते हैं वो करें। आपसे भी हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं, इसमें रेगुलर पार्टिसिपेट करते रहें।
कल भी मैंने कुछ ट्रांसक्रिप्ट शेयर की थी, आगे आज भी मैं कुछ ट्रांसक्रिप्ट्स और शेयर करूंगा, उनको आप देखिए, उससे आपको समझ आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन और किस तरीके का इंटरव्यू होता है। नेक्स्ट 2 दिन के अंदर हम लोग जो इंडिविजुअल ग्रुपिंग का सेशंस जो थे, जैसा अभी सर ने भी हमारे को एक आइडिया दिया है कि कैसे कर सकते हैं, उसको हम इनिशिएट कर देंगे। तो आई होप कि आपके लिए आज का जो सेशन था वो बेनिफिशियल रहा होगा और आपको कुछ अच्छे पॉइंट्स है वो होंगे। तो ऐसे पढ़ते रहिए और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड नाइट। कल मिलते हैं विद PGP 19।